हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड या शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो कवर लेटर बनता है, उसमें क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए। हमने अभी जनवरी में वीज़ा अप्लाई किया था, जो हमने मार्च में ट्रिप ली थी। हालाँकि अभी रिसेंटली गाइडलाइंस आई हैं, जिसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया गया है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना लेटर बढ़िया बनाएँ, जो क्योंकि ये सबसे ऊपर लगता है। तो अभी मैं आपको जो पेज पे दिखा रही हूँ, वो हमारा लेटर है जो हमने स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी को सबमिट किया था। एक चीज़ का ख़ास ही ध्यान रखना है कि आप जो शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में लैंड करेंगे, आपको उस कंट्री का शेंजन वीज़ा चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूरोप की 10 दिन की ट्रिप है, जहाँ पर आप 1 दिन के लिए इटली में पहले आप इटली में लैंड कर रहे हैं और वहाँ पर आप सिर्फ़ 1 दिन के लिए घूम रहे हैं और उसके बाद आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं। तो भी आपको इटालियन शेंजन वीज़ा के लिए ही जाना होगा, ना कि बाकी यूरोपियन वीज़ाज़ के लिए। उसके बाद हाँ, आप घूम सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने स्विट्ज़रलैंड के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हमने ये जो लेटर है स्विट्ज़रलैंड को ही एड्रेस किया है और यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नाम डाला है, पासपोर्ट नंबर डाला है, एक्सपिरेशन डेट डाली है और क्योंकि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रही थी, मैंने उनका भी इंडियन पासपोर्ट नंबर डाला है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक्सपिरेशन डेट जो है, वो 3 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट अगर 3 महीने के अंदर-अंदर एक्सपायर हो रहा है, तो ये वीज़ा लेटर उसी वक़्त रिजेक्ट हो जाएगा। बेहतर रहेगा कि नया पासपोर्ट बनवा लें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है कि मैं शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही हूँ और वो 17 से 24 मार्च के लिए है। दीज़ वर द डेट्स जहाँ पर मैं ट्रैवल कर रही थी। और मैंने एक बहुत ही सिंपल लाइन में लिखा है कि मेरे को स्विट्ज़रलैंड टूरिज़्म के लिए जाना है। जितना आप लेटर को सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा क्योंकि किसी को आजकल इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं रहा है। ख़ैर, नीचे हमारी आइटिनरी है जहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया था सिंपल सा डेट, सिटी, क्या एक्टिविटी मैं करूँगी एंड लॉजिंग डिटेल्स के बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 16 मार्च को हमारी दिल्ली से फ़्लाइट थी। हमने दिल्ली से ज़्यूरिख के लिए जो फ़्लाइट ली थी वो पहले अबू धाबी रुक रही थी और उसके बाद वो अबू धाबी से ज़्यूरिख जा रही थी। यहाँ पर मैंने उन फ़्लाइट की डिटेल्स, फ़्लाइट नंबर, डेट, टाइम सब कुछ डाला है ताकि उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहे। और यहाँ पर क्योंकि मैं कहीं पे लॉज नहीं करने वाली थी, इसको मैंने नॉट एप्लीकेबल किया था। फिर उसके बाद 17 से 19 मार्च तक हम लोग ज़रमैट में रुकने वाले थे और मैंने यहाँ पर डिटेल्स क्लियरली दी हैं कि मैं ज़्यूरिख से ज़रमैट कैसे पहुँची हूँ। कैसे हम लोगों ने ट्रेन ली थी IC8, RE41, इसकी हमने काफ़ी रिसर्च करी थी और इस रिसर्च को करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है। आप नॉर्मल अगर गूगल मैप्स पर भी जाकर देखना चाहेंगे कि भई हम लोग कैसे कहाँ पहुँचेंगे, आपको ये डिटेल्स दिख जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गूगल मैप्स पे जाती हूँ, यहाँ पर अगर मैं ज़रमैट जाना चाहूँगी और मैं उसकी डायरेक्शन लेती हूँ ज़्यूरिख से, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेन्स का इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ तो मुझे बहुत क्लियरली दिख जाएगा। सो इसलिए आप जैसे यहाँ पे IC8, RE41 चल रही है, वही सेम डिटेल्स मैंने यहाँ पर भी अपने आइटिनरी में डाली हुई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्राइम विस्टा मैटरहॉर्न में रुकने वाले थे, इसलिए मैंने अपनी लॉजिंग डिटेल्स में प्राइम विस्टा का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्राइम विस्टा पे हम लोगों ने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है जो बहुत ही बढ़िया है, तो प्लीज़ वो भी जाके देखिएगा। ज़रमैट रुकने के बाद हमने 18 और 19 तारीख को क्या किया है कि हमने कॉगवेल ट्रेन करी थी, मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज़ केबल कार करी थी, तो उसकी भी डिटेल्स हमने क्लियरली लिखी हुई है ताकि उन्हें पता रहे कि हम अगर ज़रमैट रुक रहे हैं तो हम कहाँ घूमने जाएँगे। सिमिलरली हम 20 से 24 तारीख तक ग्रिंडेवाल्ड में रुकने वाले थे, तो हमने ग्रिंडेवाल्ड की डिटेल्स दी हुई हैं कि यहाँ पे हम कहाँ लॉन्च करेंगे, अपार्टमेंट एराबेल में, कैसे हम ज़रमैट से ग्रिंडेवाल्ड पहुँचने वाले हैं, अगेन द ट्रेन डिटेल्स एंड उसके बाद ग्रिंडेवाल्ड में अगर हम 3 दिन रुक रहे हैं, तो फिर हम कहाँ-कहाँ घूम रहे हैं। जैसे हम लुसर्न जा रहे थे, जोंगफ्रॉ जा रहे थे, इंटरलाकन जा रहे थे। यहाँ पर भी फिर से हमने ट्रेन की इन्फॉर्मेशंस दी हैं। हालाँकि वहाँ जाकर हम लोगों ने कार हायर कर ली थी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्बेसी पीपल टू नो कि भई आप लोगों ने अपनी जो रिसर्च है वो करी हुई है एंड यू नो कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुँचोगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो ताकि आपको पता रहे। बस हमने एक सिंपल सा टेबल जब बना लिया था, अपनी सारी डिटेल्स दे दी थी हम कब क्या करने वाले हैं। उसके बाद मैंने छोटी-सी इन्फॉर्मेशन ये डाली थी कि वेयर आई एम एम्प्लॉयड, मैं कौन-सी पोज़ीशन पे हूँ
एंड कितने साल मैंने वहाँ पे काम किया है। इसके अलावा मेरी एनुअल सैलरी इन स्विस फ्रैंक CHF में कितनी है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ का बहुत क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी थी और वो थी माई एम्प्लॉयर हैज़ गिवन मी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर माई ट्रिप। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी एम्प्लॉय कंपनी देती है, इसको ऑब्टेन करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। यूजुअली ये लेटर कियोस्क पे ही मिल जाता है। बेसिकली आपकी कंपनी ये कह रही है कि हमें पता है कि ये इंडिया से बाहर जा रहा है इस डेट से इस डेट तक और इसने वापस इधर ही आना है। इट गिव्स देम अ क्लियर इंडिकेशन कि हाँ भाई, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रिटर्न बैक टू इंडिया। खैर उसके बाद फिर हमने जो नेसेसरी डिटेल्स डाली हैं, डॉक्यूमेंट्स डाले थे, हमने उसका एनक्लोजर के बारे में डिटेल्स दी हैं कि हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फ़ोटोकॉपीज़ डाली हैं, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, शेंजन वीज़ा, हेल्थ इंश्योरेंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर लीजिएगा, इसके बिना वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। होटल रिजर्वेशंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम माय एम्प्लॉयर, बैंक स्टेटमेंट्स। एंड बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर हमने तो सारे पेपर सबमिट किए थे, बट अभी रिसेंटली हमें मालूम पड़ा है कि दैट यू कैन ओनली सबमिट द फर्स्ट एंड लास्ट 3 पेजेस ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लस द इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि VFS ऑफिस में आप जब जाएंगे तो हालांकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ यूजुअली हेल्पफुल होते हैं एंड आपको बता देते हैं कि क्या आपको सबमिट करना है क्या नहीं, बट उनको ये ज़रूर बोलिएगा कि क्या मैंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं डज़ दैट मेक सेंस, ताकि आपका वीज़ा के रिजेक्शन के जो चांसेस हैं कम हो एंड वीज़ा अप्रूव हो जाए। उसके बाद बस फिर मैंने रिकॉर्ड्स अपने दे दिए हैं, अपना नेम, एड्रेस एज़ पर पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस एंड देन फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। सो ये है एक बहुत ही सिंपल तरीका स्विट्ज़रलैंड या फिर शेंजन वीज़ा अप्लाई करते वक्त क्या आपको कवर लेटर में देना है उसकी डिटेल्स लिखने के लिए। थैंक यू, और हमें ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा।